स्टार्ट कर रहे हैं इस वाली क्लास में। और आज हम शाम वाली क्लास में जो है पी ब्लॉक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट सॉल्व स्टेट। तो ये चैप्टर रह गया था, तो इसलिए मैं तो सुबह वाली क्लास में कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि 3-4 दिन का ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर के अंदर, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, बट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, दैट्स व्हाई बायोमोलिक्यूल्स को। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली हम लोगों को जो स्टडी करना है इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर काफी सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही होती है। पर्सन जो भी फूड कोई भी पर्सन जो भी फूड खाते हैं, ठीक है, तो वो फूड जो है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं वो। और कार्बोहाइड्रेट को एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स एक कैटलिस्ट होते हैं जो कि उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स में लेके जाते हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर काफी टाइप के एंजाइम्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लॉट्स ऑफ एंजाइम्स आर देयर। ठीक है, तो हर एक को जो है मतलब हर एक तरह के कार्बोहाइड्रेट, आप चाहे किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए वो एंजाइम अवेलेबल होता है। ठीक है, लास्ट मैंने ये भी बताया था कि अगर हम लोग कोई कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो अगर आप एक स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहो, मतलब जो आप रेगुलरिटी से एक ही तरह का फूड खाते रहोगे, देन क्या होगा कि अदर एंजाइम्स जो हैं, क्योंकि हर एक कार्बोहाइड्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम अवेलेबल होता है, तो अदर एंजाइम्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो वर्क करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप उसको 3-4 महीने में भी एक बार वो फूड खाओगे तो फिर वो एंजाइम वर्क नहीं करेगा, वो जो है वैसे ही पड़ा रहेगा बॉडी के अंदर, वो वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट फिर आप स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट खाते जा रहे हो, तो फिर क्या होता है कि जो एंजाइम ऐसे रह जाते हैं जिन्होंने दूसरे के लिए वर्क करना होता है और वो फूड आपने कंज्यूम ही नहीं किया, देन फिर अगर आप उस तरह का या कोई भी अदर फूड अगर आप खाते हो, तो क्या होता है कि वो एंजाइम वर्क नहीं कर पाते, दैट्स वाई उसका जो कार्बोहाइड्रेट जो होगा, ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने लगेगा, हमको डायबिटीज देने लगेगा, ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो काफी सारे डिसीजेस इसी वजह से हो जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग जो स्टडी करेंगे, सबसे पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ बस आपको जो है स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है, फिर आराम से आप इसी से नोट्स बना लेना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर के नाम से भी जाना जाता है, शुगर भी बोला जाता है और सैकराइड्स भी कहा जाता है, शुगर भी कहा जाता है इनको, और इन्हीं को सैकराइड भी कहा जाता है, और इन्हीं को सैकराइड भी कहा जाता है। ठीक है, सैकराइड भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास सैकराइड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल, बेसिकली हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स की बात हो रही है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, इसी में मैं अगर आपको इसका क्लासिफिकेशन बताऊं,
तो क्लासिफिकेशन मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं इनका क्लासिफिकेशन। इट डिपेंड्स कि आप किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो। जैसे मैं अगर इसका पहले टाइप का क्लासिफिकेशन बताऊं तो बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मतलब ये है कि ये आप कितने उसमें हमारे पास पार्ट उसके अवेलेबल हैं, यानी कि वो अपने आप को कितने पार्ट में ब्रेक कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मोनो, अगर मोनोसैकेराइड की बात करूँ मैं, अगर मैं मोनोसैकेराइड वर्ड बोलूँ, ठीक है, तो मोनोसैकेराइड, ठीक है, तो मोनोसैकेराइड में ये कह सकता हूँ कि द सिंपलेस्ट यूनिट, जिसको आप और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, द सिंपलेस्ट यूनिट, द सिंपलेस्ट यूनिट which cannot be, which can not be, which cannot be simplified, which cannot be simplified further, यानी जिसको आप और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। अब ग्लूकोज और फर्दर पार्ट में ब्रेक नहीं होता बॉडी के अंदर। या हमारे पास मेनोज नाम का सब्सटेंस है, ठीक है, मेनोज हो गया, इवन फ्रक्टोज ऑल्सो। तो ये हमारे पास सबसे छोटी यूनिट है जिनको हम लोग और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं आपको एक और बताऊं, नंबर 2 इसी का, ठीक है, हालांकि जैसे मैंने मोनो बताया, मैं डाइट्राई सेक्राइड वर्ड यूज कर सकता हूँ, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऑलिगो सेक्राइड वर्ड यूज कर रहा हूँ। ऑलिगो सेक्राइड, ऑलिगो सेक्राइड बात करें तो ये हमारे पास अराउंड 2 से लेकर के 10 यूनिट तक इसमें होता है। 2 से लेकर 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड, मतलब मोनोसेक्राइड के 2 से 10 यूनिट के बीच में होंगे तो हम लोग बोलेंगे उसको स्पेसिफिकली इट इज ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, जैसे अगर 2 यूनिट होते हैं तो हम लोग उसको डाइसेक्राइड बोलते हैं, 3 यूनिट होते हैं तो हम लोग ट्राइसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मोनोसेक्राइड या मोनोसेक्राइड की यूनिट अगर 2 to 10 है तो उनको ऑलिगोसेक्राइड वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, तो ये और ब्रेक होते हैं, मतलब ये अपने आप को और ज्यादा पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलीगोसेक्राइड हो गए। अगर हम बात करें किसी में पॉलीसेक्राइड की, तो पॉलीसेक्राइड का मतलब हो गया कि जिसमें मोर देन मोर देन मोर देन 10 यूनिट अगर हमारे पास है तब हमारे पास पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास मोर देन 10 यूनिट्स हो, 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स के, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स के हैं, मोनोसेक्राइड्स के हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्च। स्टार्च जो है, या फिर हमारे पास सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब ये तो हमारा बेस था, मतलब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का, और इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर 2, मतलब कि ये हमारा बेसिस था कि कितनी यूनिट है, तो अब हम लोग बेस्ड ऑन वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि कितने तरह के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या शुगर, जिनको सैकराइड कोई भी वर्ड से आप बोल सकते हो, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पास 2 तरह के होंगे अगर वाटर सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे बात करें। एक को हम लोग डायरेक्टली शुगर वर्ड यूज करेंगे और एक को हम लोग बोलते हैं नॉन शुगर। ठीक है,
तो शुगर मतलब जो वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल होंगी, these will be water soluble, और ये हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल होंगे, वाटर इनसॉल्युबल होंगे, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे कि हमारे पास स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, ये तो टेस्टलेस होता है हमारे पास, ये हमारे पास टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे, यानी इनके एटम्स जो हैं एक रेगुलर मैनर में आ रही होंगे। ये हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन, जिसको आप एमॉर्फस वर्ड के नाम से जानते हो, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन, आप चाहो तो यहाँ पर एमॉर्फस वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी में अगर मैं बोलूँ इनके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ग्लूकोज हो गया, या फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, या आपके पास सुक्रोज हो गया, तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया। इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो ये हमारे पास स्टार्च हो गया, ठीक है, स्टार्च या सेल्यूलोज, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी, कि वो वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड, तो ये हम लोग बेस्ड ऑन reducing property, based on reducing property, तो reducing properties के बेसिस पर भी हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट्स को दो कैटेगरी में बांटेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएंगे। एक रहेंगे हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, और एक हमारे पास होंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं, मतलब कि those who can reduce tolerance or failing tolerance or tolerance and failing टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अगर ये इनको रिड्यूस कर लें, ठीक है, टॉलेंस एंड फेलिंग अभी आपके आया नहीं है ये, क्योंकि कुछ दो चैप्टर अभी अपने बचे हुए हैं और उनके जो नेक्स्ट टर्म में आना है, ठीक है, तो वहाँ हम लोग इनको स्टडी करेंगे। तो दोज हु कैन नॉट रिड्यूस टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। तो जो टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर है, और जो नहीं कर सकते उनको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे। अब रिड्यूसिंग में कौन कौन एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, या हमारे पास फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, या हमारे पास लैक्टोज हो गया, ठीक है, या हमारे पास माल्टोज हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सुक्रोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज, या स्टार्च हमारे पास हो गया एग्जाम्पल में, या हमारे पास सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होगा इसके, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन था कि कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स के ही ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो फर्दर ब्रेक होते हैं, कंटिन्यूसली ब्रेक हो जाते हैं, और अगर स्मॉलेस्ट यूनिट में पहुंच जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के लिए मतलब कि 2 से लेकर के 10 तक यूनिट हो हमारे पास, तो ओलिगो, अदरवाइज मोर देन 10 हो तो फिर हमारे पास पॉलीसेक्राइड, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं, वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं, ये रिड्यूसेबल नेचर के भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसेबल नेचर के भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गया इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स थे, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स थे, तो मोनोसेक्राइड्स को भी हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट रखा है, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट रखा है।
ठीक है। ये हमारे पास, या तो ये हमारे पास एल्डोज होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डोसिस, एल्डोसिस, और हमारे पास होते हैं कीटोज यानी कि कीटोसिस। ठीक है, तो दो तरह के हम लोग देखेंगे कि एल्डोसिस और कीटोसिस। अगर इनकी बात करें एल्डोसिस की, तो इनका एक जनरल फार्मूला होता है एल्डोसिस का। इनका जनरल फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह का होता है, जनरल फार्मूला। तो इनका जनरल फार्मूला ये रहा, CHO, ठीक है, एंड ये एल्डिहाइड, ठीक है, और आपके पास CHOH, ठीक है, अगेन CH2OH, ठीक है। यहाँ पर जो है ये n लगा हुआ है, मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 7 तक हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर आपको मैं फॉर एग्जाम्पल मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ, ठीक है, n इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा CHOH, ठीक है, और ये हमारे पास CH2OH, ठीक है। इसका जो नाम है वो हो जाएगा एल्डो, क्योंकि 3 कार्बन आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल यूज ट्राइओल्स। जैसे अगर n इक्वल टू 2 होता तो आप ये लिखते CHO, यहाँ लिख देते CHOH का होल ट्वाइस, n के प्लेस पे 2 लिख देते, या CH2OH लिख देते। इसका अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हो चुके हैं, तो आप लिखते इसको एल्डो, हमारे पास 4, तो टेट्रोज लिख देते, टेट्रोज, ये इसका मीन हो जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, काफ़ी सारे आप वैल्यू रख सकते हो। याद रखना जब n इक्वल टू 4 होता है तो उसी से हमारे पास ग्लूकोज जो फैमिली का मेंबर है वो एल्डो हेक्सोस का है। मतलब बताता हूँ आपको, देखिए जैसे अगर n इक्वल टू 4 हो जाता है, ठीक है, मतलब ये हमारे पास देखो CH और यहाँ पर CHOH, ठीक है, और होल 4 हो जाता है, और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। नेम तो आप दे देते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हो गए, तो हेक्सोस वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज ऑफ ग्लूकोज इज फ्रॉम दिस कैटेगरी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन ग्लूकोज में 6 होते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर आप बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें 12 होते हैं। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन तो आपको इतने नहीं दिख रहे होंगे, 4 और, ठीक है, और हाइड्रोजन आपके पास यहाँ 8 और 4 12, ठीक है। तो भले ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपके पास सेम है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 6 है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी बेटा यहाँ पर 12 दिखाई दे रही होगी, अब आपकी कार्बन की क्वांटिटी भी जो है वो सेम दिखाई दे रही होगी। तो ग्लूकोज इज फ्रॉम दिस कैटेगरी, मतलब वो हमारे पास ग्लूकोज जो है वो एल्डो हेक्सोस का मेंबर है, ठीक है। बाकी अरेंजमेंट अभी देखेंगे, ग्लूकोज के काफी सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं नंबर 2 हमारे पास जो है, नंबर 2 हमारे पास है कीटोसिस, ठीक है। तो अब कीटोसिस का क्या जनरल फॉर्मूला इसका हमारे पास होता है, तो जनरल फॉर्मूला जो इसका होता है, जनरल फॉर्मूला जो इसका होता है दैट इज CH2OH, C डबल बॉन्ड को यहाँ पर CHOH होल M, ठीक है, और यहाँ पर CH2OH। तो यहाँ याद रखना कि इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो n इक्वल टू 0 से पॉसिबल है। पहला वाला 1 से पॉसिबल है, तो 0 से, पहले वाला 1 से लेकर 7 तक था, और यहाँ पर 0 से 6 तक, तो इसके भी टोटल हमारे पास 7 स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मतलब मैं अगर इसमें एग्जाम्पल बनाना चाहूँ, आप इसका इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अगर इसका एग्जाम्पल बनाना चाहूँ तो n इक्वल टू अगर मैं 0 रखूँ, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल N, और CH2OH। तो n इक्वल टू 0 होने की वजह से यहाँ पर ये लाइन ही गायब हो जाएगी, और ये आपके पास बचेगा CH2OH, क्योंकि वहाँ पे 0 लिख दिया आपने उसके प्लेस, ठीक है। तो आप इसको नाम दे सकते हो कीटो ट्रायोल्स, ठीक है, या n इक्वल टू आप 1 रख दो, तो ये आपके पास बनेगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, ठीक है, और यहाँ पर CH2OH, ठीक है।
तो आप 4 कार्बन हो गए तो आप कीटो टेट्रोज नाम दे सकते हो, कीटो टेट्रोज या कीटो पेंटोज, ठीक है। n इक्वल टू जब 3 आप रखते हो इसी में अगर मैं आपको बताऊं, जब आप n इक्वल टू 3 रखते हो तब आपके पास ये जो बनता है ये CH2OH, ये हो जाता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O और CHOH। अब यहाँ पर n इक्वल टू आप 3 रख रहे हो तो ये CH2OH, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज, हालांकि इसका नाम तो आप दे सकते हो कि कीटो हेक्सोज हो चुका है, कीटो हेक्सोज आप नहीं दे सकते, बट फ्रक्टोज इज फ्रॉम दिस कैटेगरी, फ्रक्टोज इज फ्रॉम दिस कैटेगरी, ठीक है। तो फ्रक्टोज हमारे पास जो है वो कीटो हेक्सोज से मिल रहा है, और कीटो एल्डो हेक्सोज से जो है वो ग्लूकोज हमारे पास मिलता है। तो फ्रक्टोज इज फ्रॉम दिस दिस कैटेगरी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन दोनों पेजेस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाली कार्बन, इसका भी देखिए आगे समझ। आगे हम लोग बात करें DL कॉन्फ़िगरेशन, DL कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली DL कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, अच्छा इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको काफी तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, उनको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स थे, ठीक है, और जो अमीनो एसिड्स थे उनके लिए हम लोगों ने DL असाइन किया था, ठीक है। तो बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक रहे DL कॉन्फ़िगरेशन के, तो फिर हम लोगों ने ये सिस्टम हटा करके RS, जो आपने पढ़ा होगा आइसोमैरिज्म में, RS सिस्टम हमारे पास आया। तो ये जो असाइन किए गए थे, ये असाइन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स ओनली, एंड अमीनो एसिड्स ओनली, ठीक है, अमीनो एसिड्स ओनली, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि जैसे हमारे पास ये आपके पास CHO एल्डिहाइड है, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक करेक्ट फिशर फार्मूला बना रहा हूँ, ठीक है। तो करेक्ट फिशर फार्मूला जो आपको पता होगा कि जो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर बनाने के बाद जो है आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे। इसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा कि ये जो है ये हमारे पास बाहर की तरफ निकले होते, ये हमारे पास अंदर की तरफ जा रहा होता, और ये इसी प्लेन में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो जब आपने करेक्ट फिशर फॉर्मूला बना लिया लाइक दिस, ठीक है, हियर इज आल्सो कार्बन, कार्बन नहीं आता, ठीक है। तो अब इसमें आपने ये इस तरीके से 1 2 3 ऐसे कर दिया, ठीक है। ये आपने एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी मेंशन कर दिया। याद रखना कि अगर OH राइट पर आता था, इफ OH जो है ये हमारे पास राइट प्लेस पर अवेलेबल है, तो अगर ये राइट पर होगा तो हम लोग इसके लिए डी वर्ड यूज करते थे। तो इसका नाम जो है वो डी ग्लिसरल्डिहाइड था, डी ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। और अगर इसी इसी तरह के स्ट्रक्चर को बनाते में अगर ऐसा हो जाता, ठीक है, कि हमारे पास CHO जो है CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ऐसे चल रहा होता, तो OH अगर आपके पास लेफ्ट साइड आ जाता, ठीक है, तो करेक्ट फिशर फॉर्मूला बनाते थे, ठीक है। तो अगर OH लेफ्ट में आ गया तब हम लोग इसका जो नेम है वो कर देते L ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड कर देते इसका नाम। तो ये लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग हम लोग चलने वाले हैं कि राइट पे अल्कोहल दिखाई दे रहा है तो डी वर्ड यूज करना है, ठीक है, और अगर लेफ्ट पे दिखाई दे रहा है तब हमको एल वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो आज इस पेज का और स्क्रीन शॉट ले लो, फिर मैं आपको कुछ अलग अलग कंपाउंड जैसे ग्लूकोज हो गया,
या फ्रक्टोज हो गया या सुक्रोज हो गया, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर बना करके बताता हूँ कि इनके किस किस तरह के स्ट्रक्चर हमसे पूछे जा सकते हैं, तो और उनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे हम लोग बात करें ग्लूकोज की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज जो है, हाँ ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और बाकी हमारे पास 6 कार्बन है, तो 1 2 3 तो हो चुके हैं, 4 5 और ये आपके पास 6, ठीक है। ये फॉर्मूला हो चुका। उसमें OH H OH, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास H, ठीक है। और हमारे पास OH तो अगेन 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें H, इसमें H, ठीक है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता इस तरह, अगर मैं इसकी इस तरह से एक मिरर इमेज बनाता, ठीक है, ये मिरर इमेज इसकी बना दूँ, तब हमारे पास कुछ ऐसा होता है। CHO तो इधर ही है, ठीक है। अब OH जो है वो इसमें इस तरफ पहुंच जाता है, H लगा जाता है, ठीक है। या इसमें हमारे पास OH इस तरफ आ जाता है और H इधर पहुंच जाता है, और इसमें जो है OH जो है वो इधर आ जाता है, इधर OH अगेन आ जाता है, इधर H आ जाता है, इधर H आ जाता है, और इधर पे जो है CH2OH आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 तरह के स्ट्रक्चर मैंने बनाए। तो अगर हम लोग इसमें बात करें कि जैसे ये हमारे पास देखो, ये 1 2 3 4 5 6, और ऐसे भी आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेन बना ली। तो यहाँ पर जैसे OH हमारे पास यहाँ राइट साइड है, तो इसको आपने नाम दे दिया D, इसको क्या नाम दे दिया L, फिर से इसको D, इसको क्या नाम दे दिया D, ठीक है। और इसको भी क्या नाम दे दिया G, ठीक है। ये वाला 6th वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, वैसे हम लोग केवल बस 5 तक ही देखेंगे। इसी तरह से हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पर D, यहाँ पर आपके पास सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये L है, तो ये L, फिर D, फिर L, फिर L, ठीक है। तो अगर मैं इनके IUPAC नेमिंग की बात करूँ, तो मैं इनके IUPAC नेमिंग की बात करूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये है हमारे पास 2D, 3L, थर्ड पर L, फोर्थ पर D, और 5 पर भी D, ठीक है। तो मैं ये नेम दे सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं नाम बात करूँ कि इसके नेम की बात करूँ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2D, ठीक है, और 3L, ठीक है। ये जो मैंने लिखा ऊपर वाला मतलब IUPAC जो मैंने लिखा, याद रखना कि ये हमारे पास 4, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया मैंने, सेम लिख रहा हूँ। 2 पर तो इसमें L है, 2 पर L है, 3 पर D है, 4 पर L है, और 5 पर L है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें अगर हम लोग बात करें किसी में, ये तो नेम हो गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 2,3,4,5,6, ठीक है। पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। OH ग्रुप इज हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, लेकिन ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, और हेक्सेनल, ठीक है, ये हेक्सेनल। तो दोनों का नेम तो सेम रहने वाला है, बट याद रखना कि इसका जो ट्रिवियल नेम था, इसका जो ट्रिवियल नेम था वो था डी ग्लूकोज। और वो कैसे डिसाइड किया जाता था, बिकॉज बिकॉज एट फिफ्थ कार्बन, जो फिफ्थ कार्बन था दैट इज डी। अगर फिफ्थ कार्बन डी होता था तो हम लोग डी ग्लूकोज बोलते थे। इसी तरह से इसकी बात करें तो इसका भी वही नेम रहेगा, मतलब इसमें भी हमारे पास इसका जो ट्रिवियल नेम रहेगा, इस दूसरे साइड का इसका ट्रिवियल नेम रहेगा एल ग्लूकोज। रीजन क्या है एल ग्लूकोज होने का? एल ग्लूकोज ये इसलिए है बिकॉज यहाँ पर एट फिफ्थ कार्बन एल, तो पहले जो है वो 5वें कार्बन पर देखते थे कि 5वां कार्बन डी है या एल है। अगर वो डी होता था तो हम लोग उसको डी ग्लूकोज बोलते थे, और अगर एल होता था तो हम लोग उसको एल ग्रुप बोलते थे। तो ये हमारे पास पुराना तरीके का नेम हो गया, बट आप IUPAC के अकॉर्डिंग 2D 3L 4D 5D इस तरीके से ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें और भी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके साइक्लिक एमी एसिटल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं ग्लूकोज। देखिए अगर हम लोग बात करें इसमें तो इसके साइक्लिक
hemiacetal structure of glucose। देखो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिकली हमें पता है कि ग्लूकोज जो है हमारे पास, जैसे डी ग्लूकोज की हम लोग बात करें, ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, ये OH, ठीक है, ये OH हो गया, और यहाँ पर हमारे पास H हो गया, ठीक है, यहाँ हमारे पास H, ये OH, ठीक है, और ये हमारे पास अगेन OH, ये भी OH, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। तो इट वाज डी, और मैं इसको डी प्लस ग्लूकोज बोल रहा हूँ, डी प्लस, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ठीक है, यहाँ से इसने मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, और इसने कोशिश क्या की, इसने इस ऑक्सीजन में अपना H, ये H जो है, ये H इस कार्बन तक पहुंचाया, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है इसने अटैक किया इस कार्बन को, ठीक है। व्हाट विल हैपन, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा कि इस कार्बन पे पहले से ही एक OH पड़ा हुआ था, पहले से ही मतलब एक OH पड़ा हुआ था, और मतलब OH क्या, CHO पड़ा हुआ था, तो अब ये OH हो गया, ठीक है। तो मैंने एक सेकंड बस ये थोड़ा सा करेक्शन कर देना, यहाँ पर ये H अटैक कर रहा है और H प्लस जो है ऑक्सीजन पर अटैक कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर CHO की, तो CHO इट्स लाइक दिस, ठीक है, एक H था, तो इसने इलेक्ट्रॉन इससे खींचा, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ये 5th नंबर का जो हमारे पास कार्बन था, उसके पास जो OH अवेलेबल था, उसने अपने H प्लस को इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर दिया, और ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है, मतलब ये 5वें नंबर का ऑक्सीजन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग हो गई कुछ इस तरह से, ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो जैसा ये स्ट्रक्चर बनाया है हमारे पास, हम जानते हैं कि एक और इसमें पॉसिबल है, मतलब जैसे आपने अगर डी लिया है तो एल भी हमारे पास हो सकता था, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो OH अवेलेबल है, यहाँ H अवेलेबल है, यहाँ H, यहाँ पर OH, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी, यहाँ पर H रहेगा, यहाँ H रहेगा, और ये CH2OH हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है हमारे पास, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि OH जो है वो ये रहा, इधर पे H रहा, ठीक है, और ये 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर CH2OH गिरा, ठीक है। तो इससे हमारे पास सीधे सीधे ऑक्सीजन जो है तो इसके साथ कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है OH जो है वो इधर, ठीक है, एक इधर और इधर, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास H, यहाँ OH, और यहाँ पर H, और यहाँ पर H, ठीक है। तो OH जो है वो एक बार इस साइड आया और एक बार इस साइड आया इसमें, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे पास ये अल्फा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, ठीक है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, ठीक है। और ये दोनों आपस में डायास्टीरियोमर कहलाएंगे, ये डायास्टीरियोमर कहलाएंगे, डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो, ठीक है। तो एक लास्ट सेंटेंस और बता देता हूँ आपको, इसको मेंशन कर लेना अपने नोट्स में ही, दैट इज हेमीसाइक्लिक ग्लूकोज, ठीक है, हेमीसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हेमीसाइक्लिक structure of glucose are stable and glucose